आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 2024 के अंदर में केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनके बारे में। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स मर्चेंट नेवी चैनल। चलिए जरा बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आए बात करें जरा अपने सबसे पहले सवाल को, ढंग से जरा पहले सवाल को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ? ये क्वेश्चन बेसिकली किसी एक स्टूडेंट का है जो 2024 के अंदर में एग्जाम दिया, उसी के क्वेश्चंस की कॉपी है यहाँ पे। देखिए जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। वैकेंट स्पेस, एक सेकेंड, वैकेंट स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हाँ अब देखना जरा, यहाँ एक वर्ड आ चुका है अपने पास, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में मतलब बेसिकली क्या है कि वैकेंट स्पेस कितना है किसी भी बीसीसी यूनिट सेल के अंदर में। आपको अगर ध्यान होगा हमारे पास तीन टाइप के यूनिट सेल हुआ करते थे। एक होता था हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक होता था हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा होता था हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन तीनों के अंदर में अगर हम बात करें किसके रिगार्डिंग, पैकिंग इफिशियंसी के रिगार्डिंग, मीन्स कितना वह यूनिट सेल फिल होता है, तो वो उसका वैल्यू बिल्कुल फिक्स आता है। वो डिपेंड नहीं कर रहा कि वो यूनिट सेल का साइड लेंथ कितना है या एटम का रेडियस कितना है। तो ये डायरेक्ट आपके मेमोरी बेस्ड पर क्वेश्चन आया हुआ था। ये सिंपल क्यूबिक का कितना होता है 52.4%, इसका होता है 68%, एंड फेस सेंटर्ड वाले का कितना होता है 74%। अब अगेन सवाल में हल्का सा ट्विस्ट क्या किया, ये तो वो डेटा है जिस डेटा से एटम्स भरे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में। आपसे तो पूछा क्या है कि कितना स्पेस खाली होगा किसमें, किसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो आप बताओ, अगर फिल 68% से अगर हो रहा है तो खाली कितने परसेंट से होगा? आंसर साफ आपके पास आता है क्या, दैट इज 32%। एज सिंपल एज दैट। आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने ही आसान है। ओरली ही आपके सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं, हार्डली इसके अंदर में आपको पेन चलाने की जरूरत होनी है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये चैप्टर तो अभी के हिसाब से एनसीईआरटी से हटा दिया गया हुआ है। आपको पता होगा कि पहले के एनसीईआरटी में टोटल केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हुआ करते थे, और अभी बस केवल और केवल कितने चैप्टर है? चैप्टर है 10। अब बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स के अंदर में जो चूंकि एनसीईआरटी ने हटा दिया है, बट फिर भी आप देख रहे हो कि वो अभी भी हमारे आईएमसीटी के सिलेबस में है, और हर साल ही ऐसे क्वेश्चंस जो रिमूव चैप्टर है, एलिमिनेटेड चैप्टर है, उनसे भी हमारे से ये एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है। इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग में कि कितना और कैसे से तैयारी करें के रिगार्डिंग में अभी हम लोग अपना एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट इज आवर आईआरपी बैच। तो जो 12th अपीयरिंग है या जिनने 12th जस्ट लास्ट ईयर दिया है, वो इस बैच को ज्वाइन करते हुए बेसिकली क्या और कितना केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ना है। आपके पास हो सकता होगा कि ऑलरेडी 12th बोर्ड के नोट्स या जेईई और मेंस के नोट्स आपके पास होंगे, बट यार उस नोट्स को जब भी अगर आप पढ़ने बैठोगे तो उस नोट्स के अंदर में चीज़ें या तो बहुत ही ज़्यादा लिखी हुई हैं या उतने अप टू द रिक्वायर्ड ज़रूरत ही नहीं है। हम इस बैच के अंदर में आपको प्रॉपर्ली बताएंगे और नीड टू नो बेसिस के कितना आपके एग्जाम का लेवल जाने वाला है, कितना ही आपसे पूछने वाला है, या कितना ही देर आप पूरे के पूरे 24 घंटे में केमिस्ट्री पर ध्यान दें, ताकि 20 आउट ऑफ 20 आराम से स्कोर कर सको। और अगर जिनका केमिस्ट्री थोड़ा भी पुअर है वो भी बहुत ही आराम से 15+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दिए गए जानकारी पर आप एक बार कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल करते हुए इस बैच के साथ आपको और क्या क्या मिलेगा, हम कैसे किस हिसाब से, या तो आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन या कैसे से जॉब लगनी है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। आइए ज़रा हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जो कि अपना अगला सवाल आया हुआ है यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल, किसी भी सेल के स्पॉन्टेनिटी के रिगार्डिंग में क्या करेक्ट है? सेल का स्पॉन्टेनियस होना मीन्स एक केमिकल रिएक्शन का होना, सीधी सी बात है। और किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी को तो क्या ही होना पड़ेगा, लेस देन 0 होना पड़ेगा। सेल अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मीन्स सेल अगर वर्किंग कंडीशन में, तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0, और अगर सही में सेल अगर वर्किंग है तो उसका कुछ ना कुछ ईएमएफ आएगा, और वो जो ईएमएफ ऑफ सेल जो भी आपका निकल करके आता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। फर्दर आपको एक और कंडीशन बता दें, अगर आपको ध्यान हो तो अभी आप एग्जाम देने भी वाले होंगे, या फिर जिन लोगों ने जस्ट पिछले साल एग्जाम दिया है, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आती है तो डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो जाता है,
हाँ, कितना हो जाता है 0। और उस समय ईएमएफ ऑफ सेल भी कितना हो जाता है हमारे पास, ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो जाता है, जब अगर हम इक्विलिब्रियम पर अगर अपन पहुंचते हैं तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन है। रिलेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि वो क्या है हमारे पास रिलेशन। एंड देन आफ्टर अगर हम इस सवाल के आंसर की बात करें तो इस सवाल में आपको क्या दिख रहा है कि डेल्टा जी क्या है हमारे पास लेस देन 0, एक ही ऑप्शन में और एक लास्ट ऑप्शन में, बट ईएमएफ ऑफ सेल भी यहाँ पे क्या बोल दिया 0, तो ये गलत हो जाता है। हमारा आंसर कौन सा वाला आएगा, केवल और केवल बी वाला। सही है। तो आप देख सकते हो कि केवल और केवल फॉर्मूला ओरिएंटेड मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन आपको आपके केमिस्ट्री के अंदर में दिया जाता है। मेजॉरिटी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला सवाल में क्या है कि कोलबेज रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा है कि कोलबेज रिएक्शन कहां पढ़ा था पहले, कोलबेज रिएक्शन ये बताना कहां पे था हमारा कोलबेज रिएक्शन, अल्कोहल फिनॉल और ईथर में। और अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी कहां पे, एनसीईआरटी में। हाँ, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जब आप फिनॉल देखते हो तो वहां पर टोटल 5 रिएक्शन एनसीईआरटी ने दे रखा है, जिसमें से पहला कौन सा है, फटाफट रिवाइज भी कर लेते हैं जितना भी एनसीईआरटी दे रखा है। पहला आपके पास ESR दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, दूसरा ही अपने पास कोलबे, तीसरा वही राइमर टाइमन, चौथा विद जिंक डस्ट और लास्ट ऑक्सीडेशन। सही है। आओ, अगर आपको इतना ध्यान है तो कोलबेज रिएक्शन के बारे में बोल रहा है तो बोलता है, आप पूछा आपसे रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होगा। कोलबेज रिएक्शन कहाँ से शुरू होता है बताएं। कोलबेज रिएक्शन तो स्टार्ट होता है हमारे पास यहाँ से कि लाइक हमारे पास क्या है, फिनॉल, और इसी फिनॉल में आप सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करवा देते हो, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही आप ट्रीट करवाते हैं तो सबसे पहले स्टेप में आपका क्या बन जाता है, O- Na+, दैट इज सोडियम फेनेट। एंड देन बस अब इसके जस्ट बाद आपको पता ही पहले स्टेप में आपको क्या डालना है इसमें, CO2, एंड सेकेंड स्टेप में आपको क्या डालना है, सेकेंड स्टेप में आपको डालना है H+ या H3O+, आप डाल दो, H+ H2 आप कर दो। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपका, अल्टीमेटली बन जाएगा आपका सैलिसाइलिक एसिड। तो आपसे पूछा है कि रिएक्टेंट क्या है। अब आप बताओ, एनसीईआरटी की अगर आप लाइंस लेकर के बैठे हो, स्ट्रिक्ट है अगर आप के एनसीईआरटी पे, कोई बहुत बड़े नोट्स या बहुत लंबे चौड़े इलेबोरेटेड से क्लास नोट्स या लेक्चर नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल और केवल एनसीईआरटी। और किस तरीके से देखना है कि आपको ये सारे पार्ट्स याद होने चाहिए। बस अगर आपको इतना पता है, डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में 15+ तो मिनिमम कोई भी बच्चा स्कोर कर सकता है, अगर हम IMCT के एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं। बशर्ते आपको पढ़ना सब पड़ेगा, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि किसी एक चैप्टर से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या कम क्वेश्चन आ रहे हैं। आइडियली देखा जाए तो अराउंड 30+ चैप्टर आपके पास है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंड क्वेश्चन पूछने का तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन कितना ही है, 20। अब 33 चैप्टर में से 20 क्वेश्चन अगर उनको बनाने हैं तो अब किस चैप्टर से, कभी कभार किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी वो डालते हैं और किसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन डालते हैं, और कभी किसी चैप्टर से 1 भी क्वेश्चन नहीं रहता। आपको आना सब चाहिए, लेकिन एक बैलेंस फॉर्म में। अगेन, हर जगह कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम हो, चाहे जैसा तब एग्जाम हो, या फिर आप खेल की बात करते हो, हर समय हमें एक कोच की जरूरत होती है। यहाँ पर भी एक कोच की जरूरत बहुत जरूरी है। अगर आप उसके कहे या फिर उन कोच के अकॉर्डिंगली अगर आप उस पैटर्न पर चलो, डेफिनेटली आप ये एग्जाम तो बहुत ही आराम से क्रैक कर देने वाले हैं। आए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवार्ड्स। और अपना अगला सवाल क्या है, बोला है यहाँ पे कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ आपको कितना दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है आपके पास, हाफ लाइफ आपके पास दे रखा है 45 और बगल में क्या लिखा है यहाँ पे मिनट। अब हाफ लाइफ देखते ही, फर्स्ट ऑर्डर देखते ही इतना तो समझ में आ रहा है, ये पहली बात केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछा क्या है कि कितना टाइम लगेगा, 99% कंप्लीट होने में, 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। आपको अगर ध्यान हो यार, दो तीन तो यहाँ पे, अब जैसे देखो ये तो हो गया एक न्यूमेरिकल। अब आपने बोर्ड की तैयारी करी हुई है तो आप बैठ करके प्रॉपर्ली क्या करोगे, इस सवाल को लगाना स्टार्ट करोगे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है जो कि अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर को एनालाइज करते हो वहां से अपने को समझ में आता है कि हाँ कुछ ऐसे रिलेशंस भी हैं। जैसे एक तो अपने को पता है टी हाफ। टी हाफ बेसिकली क्या होता है, टी हाफ बेसिकली होता है Ln2। टी हाफ मीन्स, पहली बात तो होता क्या आप ये बताओ। टी हाफ मीन्स 50% कंप्लीशन, मीन्स आप बात कितने को कर रहे हो, आप बात कितने की कर रहे हो, 50% की कर रहे हो, जो कि किसके इक्वल है हमारे पास, जो कि इक्वल है हमारे पास Ln2 और अपॉन में कितने के बराबर होता है कि, ये है हमारे पास टी हाफ। फिर कुछ प्रिसाइज वैल्यूज और है जो लोग ध्यान में रखते हैं और अल्टीमेटली बहुत ही आराम से वो निकाल ले जाते हैं फर्दर। और जो भी टी हाफ्स है उसकी अगर अपन बात करें तो, जैसे एक तो अपने पास ये 50% हो गया। एक और डेटा लोग याद रखते हैं, डेट इज कितना, T75%। किसकी बात कर रहे हैं अपन, T75% की बात कर रहे हैं। अब 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में आपको कितना टाइम लगता है, आपका 2 टी हाफ
2 टाइम्स आपके पास क्या लगेगा, टी हाफ टाइम लगेगा। जब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 के मल्टीपल आ जाएगा। मीन्स अगर इस सवाल में 75% पूछता, तो अगर मान लीजिए टी हाफ 45 मिनट है तो आंसर कितना हो जाता, 90 मिनट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो कुछ प्रिसाइज डेटा है, प्रिसाइज परसेंटेज है जो ही एग्जाम में बार बार पूछता। आपने ऐसे सवाल भी लगाएंगे 90%, 99%, 75%। एक और अगला कौन सा वाला है, याद कीजिए जरा, कौन सा वाला है, T87.5%, T87.5%। याद है क्या? अच्छा, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? इसको कंप्लीट करने में 3 टाइम्स आपका टी हाफ लगता है। मीन्स 3 टाइम्स टी हाफ जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 87.5%। तो आपको अगर पता हो ये वैल्यू, अब जैसे मान लीजिए 99.9% का पूछा है, हो सकता होगा कि इनमें से भी किसी भी चीज का नहीं पूछ दें। एल्स आप बेसिक से तो जा ही सकते हैं, बट अगर आप वहां से सॉल्व करोगे आपका टाइम जाएगा, और यहाँ तो आपका टाइम बहुत ही कम, मतलब आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही आसानी से निकलने वाले हैं। एज जो भी कैलकुलेशन वाली चीज है उसके लिए तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है ही आपके एग्जाम में। आइए देखिए जरा, अब एक और है जो वो वाला वैल्यू बोला है, दैट इज टी 99.9%, और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसका डेरिवेशन। इसको कंप्लीट करने में काइंड ऑफ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रूव दैट इट विल टेक 10 टाइम्स ऑफ क्या, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। मीन्स कितना आ गया, 10 यहां रख दो आप, टाइम्स कितना हो गया हमारे पास टी हाफ। तो देखना, अगर जिनको ये रिलेशन पता होगा, ये तो हमने आपको समझा दिया इससे एसोसिएटेड थ्योरी, बाकी आप बेसिक से भी तो आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। बेसिकली टी इज इक्वल्स टू होता क्या है, 2.303 अपॉन में कितना हो जाएगा, के टाइम्स आपने पढ़ाइएगा लॉग, लॉग के टाइम पे इस समय बेस में कितना हो जाएगा 10, ऊपर में रखो आप ए नॉट, नीचे में रख दो आप 80। अब ए नॉट क्या होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, 80 क्या होता है हमारा बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम टी। मींस 99.9% कंप्लीट अगर हो गया तो बताओ कितना बचा, हाँ 0.1%। 0.1% मींस 0.1% परसेंट ऑफ क्या बताना, ए नॉट। इससे आप इसको यहां पे रिप्लेस करो, फिर सॉल्व करो, कंपेयर करो कि वो ln2/k के कितने टाइम्स मल्टीपल में आ रहा है। तो अल्टीमेटली वो क्या निकल करके आएगा, 10 टी हाफ। आप कैलकुलेटर खोले, 45 में 10 से बस मल्टीप्लाई करें, 45 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना टाइम आ जाएगा, 450 मिनट। 450 मिनट को यहाँ पे आवर में पूछा, डिवाइड कर दे कितने से, 60 से। जैसे 60 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता पड़ जाएगा, इज इक्वल्स टू इतना मिनट तो हो गया, और इसी को जैसे ही आप कितने से डिवाइड कर दोगे, आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो आप अल्टीमेटली किस में आंसर आ जाएगा। आप बताए, एक बार में आपका वन लाइनर है। अब जैसे ही वो परसेंटेज देखे मेरे दिमाग में सीधा सीधा चलेगा, 45 मिनट में है तो 45 इंटू 10 दैट इज 450 डिवाइडेड बाई ये, आंसर आपका क्या निकल करके आएगा, 7.5 7.5 आवर्स। लेकिन अगर आपको ये रिलेशन ना पता हो, या पता भी हो तो इतनी सारी चीजें नहीं पता हो कि फिर आप एप्टी पर आप सही से फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर आप इंग्लिश पर सही से फोकस नहीं कर पा रहे, तो फिर ओवरऑल जो एक परसेंटेज है, ओवरऑल एक जो मार्क्स है, उस मार्क्स में थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए थोड़े कोच की जरूरत होती है, इसीलिए थोड़े गाइडेंस की जरूरत होती है कि सर हम कितना ही पढ़ ले अपने नोट्स में से। मेरे पास तो ऑलरेडी बढ़िया से एक बनाया हुआ नोट्स है, 2 साल हमने मेहनत करी है, बट इस एग्जाम में 20 मतलब आउट ऑफ 20 मैक्सिमम कैसे से स्कोर कर सकते हैं इतने कम लिमिटेड टाइम में, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम बचा हुआ आपके एग्जाम के लिए। तो आप उसके लिए अगर हम आपको बताएं, डेफिनेटली आपको एक बार तो कम से कम आपको एटलीस्ट यहाँ पर बात करना चाहिए, या फिर आपको कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस, अपने सीनियर से भी गाइडेंस लेनी चाहिए, ताकि आप ओवरऑल एक बढ़िया स्कोर आप करते हुए, इस लाइन में आते हुए आप अपने करियर को बिल्ड आउट कर सको। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के भी टुवर्ड्स। जैसे अगला सवाल देखिए, अब ये सवाल हो रखा है आपके या तो क्लास 12 के फिजिक्स के हिसाब से देखे तो एटम्स का है, या केमिस्ट्री के हिसाब से देखे तो आपने 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बताए क्या सवाल दे रखा है, वेवलेंथ आपको क्लियर कट दे रखा है, लैम्डा कितना दे रखा है बताए, 2.2 इंटू 10⁻⁻11। जिसने भी थोड़ा ढंग से अगर पढ़ा होगा 11th में, उनके लिए तो बिल्कुल ये हलवा लग रहा होगा, लग ही नहीं रहा होगा कि कोई काम, मतलब कोई ऐसा है जिसमें मुझे अपना दिमाग भी लगाना पड़ रहा है सवाल। सबसे बड़ी बात, बस तीनों फिर आना चाहिए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। और अभी हम लोग इस चैनल पर अभी आपके लिए 25 के भी जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस के, 24 के, 23 के, 22 सबके प्रीवियस ईयर हम आपको यहाँ पर सॉल्व करते बताएंगे, ताकि एक ओवरऑल आपको भी आइडिया लग जाए कि हाँ केमिस्ट्री कितना ही ट्विस्ट होने वाला है, कितना ही अभी इस साल 2026 के अंदर में कितना वो आम ट्विस्ट करने जा रहे हैं, और कितनी मेहनत हमें कर लें, या फिर क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको लास्ट मोमेंट पर एक बार देख के जाएं, ताकि मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाए अपने इस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के अंदर में लास्ट 2 साल में आपने बहुत मेहनत करी होगी। या फिर इतना तो है कि सर इतना पता हो जाए मुझे तो मैं भी आराम से केमिस्ट्री के अंदर में स्कोर कर सकता हूँ।
तो आप देखना जरा, लैम्डा ये है अपने पास, h ये है, तो बताएं इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड फॉर्मूला सिंपल है कि आपको निकालना क्या, आपको निकालना मोमेंटम। तो मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम सिंपल है अपने पास, मोमेंटम होता है h अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास लैम्डा। h अपॉन क्या है हमारे पास लैम्डा। मोमेंटम भी बेसिकली क्या होता है, मास और इनटू, हाँ ये मत भूलना, मोमेंटम बेसिकली होता है मास और इनटू क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी। फर्दर आप आ जाओ जरा, यहां पर जैसे आप इसकी वैल्यूज को डालोगे तो कितना निकल करके आ रहा है बताएं जरा। h कितना दे रखा है, h कितना दे रखा है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻³ और अपॉन में लैम्डा कितना दे रखा है 2.2 इंटू 10⁻⁻11। बस तो फिर आप क्या करो यहाँ पे, आप यहाँ पे करो डिवाइड आराम से। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 3। कितने टाइम्स कट जाने हैं, तो सिंपल ही कट जाना है, बस आप इसको भाग करो डिवाइड करो तो कितना कट गया, 3 टाइम्स ये कट गया। और इधर कितना आ जाएगा, इधर अपने पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻, कितना हो गया 11 22 के आसपास होना चाहिए, 3 इंटू 10⁻⁻22। बट बता नहीं कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता होगा, जहां से यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 23 नहीं, 3 इंटू 10⁻3 वाला एक ही ऑप्शन आपने पास। यहाँ बेस्ट अगर करेक्ट भी आप मारो तो आप क्या ही मार सकते हो, आप मारोगे तो बी मारोगे, क्लियर दे रखा है कितना कितना 2.2 एंड 6.6। h अपॉन आप क्या करोगे लैम्डा, जैसे ही करोगे तो वो वहीं ही जाके पहुंचेगा, डेसिमल से डेसिमल कट गया तो 3 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन सही है। आप देख सकते हो कोई भी सवाल में आप ओरली अगर आप थोड़े ढंग से पढ़े हो, आराम से आपके पास सारा का सारा आंसर निकलता चलता चला जाएगा। अब ये सवाल आपके 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा और पूछा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड विथ, क्या ऐसा करेंगे कि गैस के अंदर में सॉल्युबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का बढ़ जाएगा, बताएं ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी हमारा इंक्रीज करे। कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल आप सिंपल ध्यान रखो, बताना कोल्ड ड्रिंक कब पीने में मजा आता है, कब सबसे बढ़िया लगता है कोल्ड ड्रिंक पीने में, दैट इज द प्रेशर क्या हो उसके अंदर में ज्यादा, एंड टेम्परेचर क्या हो, धूप में रखा हुआ फ्रिज में रखा हुआ, हाँ भाई कहाँ रखा हुआ वो फ्रिज में रखा हुआ। ये दोनों के दोनों कंडीशन है जिस कंडीशन में किसी भी पर्टिकुलर गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर में क्या हो जाता है इंक्रीज। अब जैसे इस बार ये पूछा, हो सकता है अगली बार क्या पूछ दे आपसे कितना अमाउंट में इंक्रीज करा, तो आपको ध्यान होगा कि कितना अमाउंट में इंक्रीज करने के लिए हमारे पास कौन से साइंटिस्ट थे, हेनरी साहब थे, जिन्हें ये पर्टिकुलर लॉ दिया, दैट इज P इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास KH और टाइम्स क्या होता है हमारे पास XB, जहां पे XB पता है ना क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, P क्या होता है हमारा, P हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मींस ये दोनों के दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेयर KH इज व्हाट और KH और हेनरी इज कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है कौन सा वाला हमारा यह सॉल्यूशन है। खैर बढ़ते हैं अपन आगे, ये भी हमने देख लिया। अगेन 87th क्वेश्चन पे है, बोला है आपसे कि एनीसोल, अब देखना यार, अब आपको अगर एनीसोल ही नहीं पता होगा तो आप कहां से कर पाओगे ये क्वेश्चन, बताए जरा क्या ही होता है हमारे पास एनीसोल। ये रहा हमारे पास एनीसोल। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, कितना ही तो टफ होगा सर, ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आते, कुछ लोगों के साथ ये भी दिक्कतें होती है। बट देखना अगर ये ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन है, कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट रिलेटेड है और इतनी चीजें तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अब इसका रिएक्शन आपको HI के साथ करना है और आपसे पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर हम आपको ईथर के बारे में बताएं तो एनसीईआरटी ने तो केवल और केवल 2 ही रिएक्शंस लिखे हैं ईथर के। एक तो हमारे पास कौन सा वाला रिएक्शन है, रिएक्शन विद HX, और दूसरा क्या है हमारे पास ESR। मींस ईथर बनाने के भी हमारे पास 2 ही तरीके हैं, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा क्या है विलियमसन सिंथेसिस। और ईथर के ब्रेक डाउन करने के भी कितने तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं, दैट इज एक रिएक्शन विद HI और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है ESR। सवाल किससे पूछा गया बताए, सवाल पूछा गया आपसे HI से। सोचना जरा, HI है, HI कैसे कैसे टूटेगा, एक H+ और एक कैसे टूटेगा I-। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इधर से भी बॉन्ड काट सकता है और इधर से भी बॉन्ड काट सकता है। अगर ऑक्सीजन इधर से बॉन्ड काटेगा तो इस कार्बन के माथे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, आप ये बोल सकते हो। हाँ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन, तो ये इलेक्ट्रॉन तोड़ करके इधर से भी तो जा सकता है। लेकिन जैसे इधर जाएगा तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा फिनाइल कार्बोकेटायन, जो कि नहीं बनता है, जो कि बहुत हार्डली बनता है। आप कह लो कभी कभार ही ऐसा बनता है फिनाइल कार्बोकेटायन। आप समझना कभी भी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के कंपैरिजन की बात है तो फिनाइल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होने जा रहा है, क्योंकि एक साइड से तो आप उसको बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन रिच है और अगले साइड से आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। जहां प्लस आ जाए वहां डिफिशियंसी तो है। तो ये इधर से तो बॉन्ड कभी जीवन में नहीं टूटने वाला, तो ये टूटेगा तो कहां से, यहां से टूटेगा। और इसके टूटने से फायदा क्या होगा, O और C में अगेन इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, O, और इसकी वजह से ऑक्सीजन के माथे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव सिंगल डबल, यहां क्या हो रहा है रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है।
तो जिन्हें ये रिएक्शन पढ़ा होगा यार, जिन्हें एनसीईआरटी के अंदर में देखा होगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2 क्वेश्चन ही बस केवल और केवल आपके एनसीईआरटी, मतलब 2 ही तरीके से एनसीईआरटी ने इसको तोड़ना सिखाया और सवाल में भी आपसे उन्हीं दोनों में से किसी भी एक तरीके से पूछा जा रहा है। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे क्या बनता दिखेगा, यहाँ एक बनता दिखेगा OH और दूसरे साथ चूंकि CH3 के पास कौन सा चार्ज आएगा प्लस, और वहीं जाके कौन आके बैठ जाएगा I। बताना चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चीख के चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा आंसर भाई कौन सा वाला है, फिनॉल एंड आयोडोमीथेन। आए अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेंटेन 2 और पेंटेन 3। देखो अगर आपको ना आ रहा हो ना, आप एक काम करो, आप बना लो आप उसका स्ट्रक्चर। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर बना लोगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। CH3 पेंटेन क्या बोला है, पेंटेन 2 और पेंटेन 3। तो चलो जरा सबसे पहले पेंटेन 2 ही बना लेते हैं अपन। पेंटेन 2 दैट इज यहाँ पर भी क्या हो गया CH2 और यहाँ क्या हो गया CH3। ये हो गया पेंटेन 2 हो गया 3 हो गया 1 2 3 4 5, तो ये बन गया पेंटेन 3। अब एक बना लेते हैं अपन पेंटेन 2 दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया बताएं CH3। दोनों के दोनों कीटोन। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाला टेस्ट करें। यार ये वाला टेस्ट आपको ध्यान है क्या, दैट इज कौन सा वाला, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कहां पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ अगेन फिर से देखिए एनसीईआरटी से हम आपको कनेक्शन यही करना ही अपने को इस एग्जाम के लिए। आपको एनसीईआरटी से सीधे गो थ्रू करना है। आपने ये कहां पढ़ा था, एल्डिहाइड कीटोन में। जब आप एनसीईआरटी पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर में एक सेक्शन था हमारा ऑक्सीडेशन के अंदर में 3 टेस्ट था जो एनसीईआरटी ने लिखा है। ऐसे टेस्ट तो और भी बहुत सारे होते हैं। पहला कौन सा था, फेलिंग्स टेस्ट, अब याद आ रहा होगा। दूसरा पहला टॉलिंस था, दूसरा फेलिंग्स, एंड तीसरा कौन सा वाला हमारे पास, हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए हुआ करता था, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में हमारे पास कंप्लीट तो क्या चाहिए, कंप्लीट मिथाइल ग्रुप चाहिए। क्या यहां कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में कहीं कंप्लीट मिथाइल ग्रुप है क्या, नहीं, कंप्लीट मिथाइल नहीं, CH2 है। मींस अल्फा पोजीशन पर क्या चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट क्या था उस टेस्ट करने के लिए कि अल्फा वाले पोजीशन पर हमें क्या मिलना चाहिए, अल्फा पोजीशन पर हमें तो चाहिए CH3। अल्फा पोजीशन पर हमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रुप चाहिए। अगर ये कंप्लीट ग्रुप मिलता है तो जाकर के ये पर्टिकुलर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और आप बताना, पूछा है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करना, तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है। सबसे बेस्ट तरीका तो हमारे पास होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट बेसिकली बोलते हैं। वो CH3 ये ऑक्सीडाइज होते हुए कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, एसिड का तो पहले सॉल्ट बनाता है, एंड सेकेंड स्टेप में हमारे पास और बाई प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है, कोई भी क्लोरोफॉर्म। अगर आप Cl2 के साथ कर दो, मतलब NaOH प्लस Cl2 कर दो, तो फिर उसके इसमें क्लोरीन मिलेगा। NaOH प्लस I2 कर दो, उसके इसमें हमारा आयोडीन आकर के लगेगा। मीन्स इसको बेसिकली ये दोनों के दोनों पहले रिएक्ट करते हुए NaOCl या NaOI बनाते हैं। अकॉर्डिंगली Cl2 रहे या I2 रहे, सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइपोआयोडाइट भी बोलते हैं। अब आपको सब कुछ याद आ रहा होगा। चलिए अब देखें अगला, हम अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स जाते हैं। आपसे क्या पूछा है, द कॉम्प्लेक्स हेक्साअमाइन प्लैटिनम 4 और क्लोराइड। सबसे पहले फिर से अगेन इसको बनाना पड़ेगा। मीन्स क्या बोला इसने बोला कि कॉम्प्लेक्स है हमारे पास जिसमें अमाइंस कितने हैं, मीन्स NH3 कितना दे रखा है, NH3 की तो संख्या टोटल 6 है। आगे लगा है प्लैटिनम। किसी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, देन उसका क्या लिखते हैं, लिगेंड, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अपन लिखते हैं काउंटर, एंड बाहर में क्या होगा, Cl। अब आप एक बात बताओ, प्लैटिनम के ऊपर में चार्ज कितना है, प्लस का 4। आप सबको पता है अमोनिया एक कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड अगर Pt के ऊपर में +4 है, देन डेफिनेटली काउंटर आयन पे भी कितना चार्ज होना चाहिए, -4। -4 होने के लिए क्लोरीन की संख्या कितना होना चाहिए, टोटल क्लोरीन की संख्या होनी चाहिए 4। तो जब भी आप इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो टोटल आपको कितना ही आयन मिलेगा। आपसे पूछा है टोटल कितना आयन मिलेगा, बताएं। आपके पास टोटल आयंस मिलेंगे यहाँ पे Pt, यहाँ पर कितना हो गया NH3 का होल 6, सही है, और ये ब्रैकेट हो गया बंद। इसके माथे कितना चार्ज हो गया, +4 प्लस अगेन कितने क्लोरीन रिलीज होंगे, क्योंकि आपको पता है जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ होता है वही ही क्या होता है, वही ही डिफरेंट होता है, वही अलग होता है। जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए होते हैं उसको अपन तो क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लिगेंड, और वह लिगेंड नहीं टूटता, नहीं आयोनाइज होता है। तो अब देखना जरा, इस बच्चे ने जरा सा सी गलती कर दी। गलती क्या करा हमने कि अभी आप तो देखो टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछा है उसमें, क्लोरीन क्या नहीं पूछा है। तो 4 क्लोरीन और 1 इसका टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, 5। इस बच्चे ने जल्दबाजी में आंसर 4 किया, बट इसका एक्चुअल आंसर तो क्या होगा, 5।
ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का अपने को ख्याल रखना पड़ता है और आप देख सकते हैं कि कितनी ही आसानी से आपके सारे सवाल यहाँ पे लग रहे हैं। ये तो वो है जो एसोसिएटेड थ्योरी भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब अगर आप एक बार कॉन्फिडेंट हो या फिर आप पीरियडिकली वीकली अगर आप सीटी एमईसीटी से रिलेटेड वीकली अगर आप टेस्ट भी दे रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन का एक लमसम आइडिया लग जाएगा और आप अपने 3 घंटे को कैसे से बैलेंस करो उसका आपको आइडिया लग जाएगा। और वहां पर भी आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको बेसिकली इंस्पायर करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला करके बहुत ही कम से कम टाइम में इतना तो स्कोर हो गया, आप बचे बस इतने क्वेश्चन जिन क्वेश्चन को अपने को करना है। खैर, अब अपन आते हैं अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। अब ये सवाल अगर आप देखो तो ये बेसिकली कहाँ का सवाल आ रखा है बताया भाई, वर्क डन। कहाँ पढ़ा था हम लोग ने वर्क डन? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में। एन का वैल्यू कितना दे रखा है, फटाफट से अपन डेटा को साइड करते हैं। एन इज इक्वल्स टू 2। गैस एक्सपैंड कर रहा है, कहाँ से कहाँ एक्सपैंड कर रहा है ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगेन रिवर्सिबल एंड दूसरा कौन सा वाला, एडियाबेटिक है क्या? नहीं, एडियाबेटिक नहीं है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। जानते हैं ना आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला है तो हालांकि 11th का। अच्छा, वॉल्यूम का भी डेटा दे रखा है, दैट इज पहला वॉल्यूम कितना है 1 लीटर और पहला वॉल्यूम कितना हमारे पास 1 लीटर। और V1 से जब अगर आप कहाँ जा रहे हो, आप V2 पे जा रहे हो, V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू 10 लीटर। मतलब 1 लीटर से आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है 10 लीटर। आपको क्या बताना है, वर्क डन बताना है। फॉर्मूला याद है क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बोले फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन कितने के बराबर होता है 2.303। अगर किसी को याद हो तो, हालांकि आप लोगों को तो कैलकुलेटर ही यूज करना है तो दिक्कत नहीं है, आप तो सीधे लिखो nRT टाइम्स ln। अगर हम वॉल्यूम के सेंस में बात करते तो क्या होता है V2 बाई V1 और प्रेशर के सेंस में बात करते तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास P1 बाई P2। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आप सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, सारी वैल्यूज तो आपको दे रखी है। लाइक n का वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 2, R का वैल्यू कितना दे रखा है 0.083 होना चाहिए, 0.0083 है। 0.0 जैसा से जो दे रखा वही आपको डालना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना दे रखा है बताएं, टेम्परेचर आपको दे रखा है तो सारा जो भी गिवन है उसको ना आप बिल्कुल सेपरेट कर लिया करो ताकि आपसे न्यूमेरिकल में गलती बिल्कुल भी ना हो। 300 बस जस्ट आपको यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है 300 टाइम्स डालो आप ln और यहाँ डालो V2 का वैल्यू कितना 10 और V1 का वैल्यू कितना है हमारे पास। यही आपको सॉल्व कर लेना है, यही आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कोई भी सवाल आपका क्या है यहाँ पे बिल्कुल भी टफ नहीं है। बट हाँ, जरूरी तो बस केवल और केवल क्या है, जरूरी बस केवल और केवल है कि एक स्मार्ट स्टडी का या फिर स्मार्ट और एफिशिएंट कैसे बना इतने कम मंथ में, ताकि हम सभी क्वेश्चंस को, चाहे वो सेक्शन कोई सा भी हो, चाहे वो मैथ्स का सेक्शन हो, चाहे वो एप्टी का सेक्शन हो या इंग्लिश का सेक्शन हो, फिजिक्स का सेक्शन हो या अपना केमिस्ट्री का सेक्शन हो, हम सभी पर बहुत प्रॉपरली अपने बचे हुए टाइम में बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद उस पर फोकस करते हुए कंप्लीट करें। ऐसी वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से ताकि हम अगेन दोबारा आप लोगों के लिए लेकर के आए किसी दूसरे ईयर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस या फिर और भी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के करीब में ऑल द बेस्ट।